नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉर्सो की चांसलरी में औपचारिक स्वागत। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई पहलों की पहचान की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं पोलैंड की कंपनियां भारत के मेगा फूड पार्क्स में निवेश के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार वर्तमान समय की मांग। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीजा जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर निकाले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत के सैन्य उपकरण के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध के संबंध में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। पोलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर्सो स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर मेमोरियल का दौरा करने पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड यात्रा पर बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इस दौरान निवेश और तकनीक को लेकर बातचीत हुई। पोलैंड के व्यवसायियों ने कहा कि बीते सालों में भारत तेजी से बनता सुपर पावर है। ऐसे में स्वास्थ्य, आईटी सहित हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में उन लोगों से बात की जिन्होंने भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत के विषय में गहन अध्ययन किया है। इन लोगों को भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान है। प्रधानमंत्री से पोलैंड के कबड्डी टीम के कप्तानों ने मुलाकात की। पुरुष टीम के कप्तान माइकल स्पिग्सको और महिला टीम की कप्तान एना कैल्बर्जिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीक स्वरूप टी शर्ट भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की सफल यात्रा के साथ राजधानी वॉर्सो के लिए रवाना हो गए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ केस डायरी के साथ छेड़छाड़ समेत दूसरे पहलुओं पर कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने 5 दिन बाद जाकर जांच शुरू की। चूंकि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी, लिहाजा जांच में मुश्किल आई। कोर्ट ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने में हुई देरी को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ।
कोर्ट ने कहा कि मौत की सूचना सुबह 5 बजे मिली तो 11:30 बजे केस क्यों दर्ज हुआ। अदालत ने यह भी पूछा कि एफआईआर इस केस में अंतिम संस्कार के बाद क्यों हुई। अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पुलिस की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई में पूरी जानकारी के साथ आए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने का आग्रह किया। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका और अस्पताल हड़ताल पर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट के बाहर नहीं बैठ सकते। न्यायालय ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर के काम पर लौट आने की सूरत में विरोध प्रदर्शन के कारण दर्ज हुए एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट से आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक आदेश देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि वह सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक करें और तय करें कि जब तक नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में बैठक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से डॉक्टर्स के संगठनों के सुझाव पर गौर करने के लिए कहा। अदालत ने कहा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि राज्यों के कानून के तहत अपने पास मौजूद वैध पावर का प्रयोग करने से नहीं रोक रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश भर में भारी गुस्सा है। मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स के साथ कई संगठन भी सड़कों पर उतरे। भाजपा की राज्य इकाई ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। भाजपा ने पीड़िता को तुरंत न्याय दिए जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी आरोपियों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष कोलकाता रेप केस में जांच के सिलसिले में सीबीआई ने गुरुवार को भी पूछताछ उनसे की। वहीं इस मामले में सीबीआई को सियालदह कोर्ट से डॉक्टर संदीप घोष और 4 अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिल गई। वहीं सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरजीकर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस बीच दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल के सहित देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देश के बाद लिया गया। दिल्ली एम्स के अधिकारियों ने अस्पताल में सुरक्षा ऑडिट की घोषणा की है। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एम्स द्वारा 2 समिति गठित की गई। डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। डॉक्टर्स की आंतरिक सहयोगात्मक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस बीच पूर्व जज समेत समाज के 295 गणमान्यों ने ओपन लेटर लिखकर ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगाई। पत्र में प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की चर्चा को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हितधारकों से इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। एनसी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की। भाजपा ने इसे एक्सपायर्ड गठबंधन बताते हुए राहुल गांधी से एनसी के संकल्प और 370 पर पार्टी का रुख साफ करने की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजू खाने के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने याचिका को विपक्ष के जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय अगली सुनवाई तक देने को कहा। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया।
भारत ने बांग्लादेश में पानी छोड़े जाने वाली खबरों को नकार दिया। दरअसल बांग्लादेशी की सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश से बाढ़ की नौबत आ गई और पड़ोसी देश में बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बांग्लादेश में बाढ़ के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा बारिश को जिम्मेदार ठहराया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से बीएसएफ के नवनियुक्त डीजी दलजीत सिंह आईबी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के 2 दिवसीय दौरे पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारियां मुकम्मल की। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गुरुवार को बुलडोजर चला। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। दिल्ली एनसीआर में कुछ ऑटो टैक्सी यूनियंस ने 2 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया। ऑटो टैक्सी यूनियंस ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में गुरुवार से हड़ताल की घोषणा की। त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में 23 से 25 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इस बीच मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देश दिया कि वो एमएसएमई के लिए उपयुक्त तैयार हों, साथ ही बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय संपर्क का भी लाभ उठाएं। उदयपुर दौरे पर वित्त मंत्री ने पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उदयपुर में मार्बल क्लस्टर की एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एमएसएमई क्षेत्र की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां विकास की ढेरों संभावनाएं हैं। इसके अलावा यह बड़े रोजगार सृजन का भी केंद्र है। भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह बीते 10 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हुआ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़कर 6% पर पहुंचा है, जो पहले 5.6% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज टैक्स प्रक्रिया में जो सरलता आई है, उससे टैक्स कलेक्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास को गति मिली है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अप्रैल-जून तिमाही में 6% रहने का अनुमान, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे कम है। रेटिंग एजेंसी इंक्रा ने इस बात की जानकारी दी। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा कि वाहन, कृषि, औषधि, लॉजिस्टिक में भारत और अफ्रीका के लिए व्यापार और निवेश बढ़ाने में काफी संभावनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने वित्तीय संस्थानों से एमएसएमई के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और ऋणों के लिए पुनर्गठन विकल्प जैसे सहायक उपाय अपनाने का आह्वान किया। आयकर विभाग की एक आंतरिक समिति 1961 के प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा करेगी, ताकि गैर जरूरी प्रावधानों को खत्म किया जा सके और बेहतर अनुपालन के लिए सर्वोत्तम वैश्विक गतिविधियों को अपनाया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने यह बात कही। देश में ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल इस साल की पहली छमाही में फ्रेशर्स को नौकरी देने वाले शीर्ष 3 सेक्टर बने। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 83.94 प्रति डॉलर पर बंद। स्थानीय शेयर बाजारों में बढ़त जारी रही और सेंसेक्स 81,000 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 24,800 से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 147.89 अंक यानी कि 0.18% बढ़कर 81,53,019 पर बंद। सरकार अप्रैल 2026 तक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य बना रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संशोधित आईटी सिस्टम ईपीएफओ आईटी सिस्टम 2.0 3 महीने में चालू हो जाएगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों का सृजन किया। इनमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब एक ही प्लेटफॉर्म पर एनसीआरटीसी और डीएमआरसी दोनों क्यूआर कोड टिकट खरीद सकेंगे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत में युद्ध विराम समझौते पर तेजी लाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगामी काहिरा वार्ता को बिना किसी बाधा के साथ संपन्न कराने को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले युद्ध विराम वार्ता को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से 9वीं बार पश्चिम एशिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इजरायली प्रधानमंत्री के साथ हुई फोन कॉल को लेकर व्हाइट हाउस के बयान जारी कर कहा कि बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरान से सभी खतरों और रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती को लेकर भी चर्चा की। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमास के साथ समझौते की राह में बची रह गई अड़चनों को खत्म करने के लिए अहमियत पर जोर दिया। जो बाइडेन ने ईरान से किसी भी खतरे की स्थिति में इजरायल की मदद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बाइडेन की फोन कॉल के बाद भी इजरायली सेना का लगातार गाजा पट्टी में हमला जारी। इजरायली सैनिक के टैंक हमास लड़ाकों को खदेड़ते हुए मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी के क्षेत्रों के अंदर घुस गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य गाजा में देर अल बलाह और दक्षिण में खान यूनिस में अपने अभियान को तेज किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि वो हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते के हिस्से के रूप में गाजा मिस्र की सीमा से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की थी कि गाजा पट्टी और मिस्र के बीच की मुख्य सीमा फिलाडेल्फी कॉरिडोर से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर इजरायल सहमत है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संवैधानिक अदालत के फैसले को पलटने के लिए सरकार के प्रयास के विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। श्रीलंका सरकार ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान समेत 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए द्वीप राष्ट्रों में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। यह पहले 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी और 6 महीने तक चलेगी। सूडान में मानवीय संकट की वजह से हैजा संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया। युद्धग्रस्त देश में जुलाई से अब तक लगभग 600 मामले दर्ज किए गए। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा आज रात लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का मैच भारतीय समय अनुसार आज रात 12:12 पर शुरू होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अहाना जॉर्ज, अनाया भावसार, गुंजन मंत्री को बास्केटबॉल विश्व कप 2024 में चयन पर बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया आगे बढ़ रहा है। मेरठ के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के नगला गोसाई गांव में जिला पंचायती राज विभाग व ग्राम प्रधान के सहयोग से प्रदेश की पहली 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल शूटिंग रेंज बनाई गई। यह शूटिंग रेंज प्रदेश की पहली शूटिंग रेंज है जो ग्राम प्रधान निधि द्वारा बनाई गई है। इस शूटिंग रेंज में छात्र छात्राओं के सीखने के लिए सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जिन्हें निपुण शिक्षकों द्वारा सिखाया जा रहा है। केरल सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बात की जानकारी केरल सरकार के जनसंपर्क विभाग ने साझा की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात की। बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में होने वाली 5 टेस्ट मैचों के शेड्यूल की घोषणा कर दी। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंगले में 20 जून 2025 को खेला जाएगा। श्रीलंकाई क्रिकेटर मिलन रत्नायके ने इतिहास रच दिया है।
वो टेस्ट क्रिकेट की अपने डेब्यू मैच में 9वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ग्रीन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कहा है कि वो क्रिकेट को लेकर अभी भी एक्टिव हैं और वो एक गेंदबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के उपकप्तान सऊद शकील ने अपने टेस्ट क्रिकेट के कैरियर में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। शकील ने यह उपलब्धि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके हासिल की है। भारत के पैरा एथलीट अमित सरोहा अपने चौथे पैरालंपिक खेलों में प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अमित ने भरोसा जताते हुए कहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स में भारत सबसे ज्यादा पदक लाने के लिए तैयार है। स्पेन की पैरालंपिक एथलीट इग्लेसियस पेरिस पैरालंपिक 2024 में एक और स्वर्ण पदक जीतने के लिए कड़ा अभ्यास कर रही हैं। इग्लेसियस ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया। लेबनान के पैरालंपियन अर्ज जहरुद्दीन पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जहरुद्दीन अपने कोच के साथ बेरूत के स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर प्रशिक्षण लेते नजर। हिंदी सिनेमा के अभिनेता सलमान खान के नए गाने यू आर माइन का टीजर रिलीज हो गया है। सलमान खान ने इस गाने का टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया है। यशराज फिल्म्स ने लोकप्रिय पुलिस फ्रेंचाइजी फिल्म मर्दानी की 10वीं वर्षगांठ पर इसके अगले अध्याय की झलक पेश की। और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने फिल्म ले मस्क का साउंड ट्रैक रिलीज कर दिया है। इस साउंड ट्रैक में 12 गाने हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।